हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं आज हिंदी में प्रैक्टिस सेट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये क्लास यूपी पुलिस, यूपी फेट, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी और ये क्लास रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पर। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। इसमें पूछा गया जिसमें त्रुटि नहीं है उसको चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर एक छत्र छाया, ऑप्शन नंबर बी छत्री छाया, ऑप्शन नंबर तीन छतर छाया, ऑप्शन नंबर चार छतर छाया। तो इसमें पूछना चाहता है शुद्ध वर्तनी किसकी है, इनमें से किसकी शुद्ध वर्तनी है। तो बात करें, छत्रो छाया होता है? नहीं, छत्रो छाया नहीं होता है। छत्री छाया भी नहीं होता है। छतर छाया भी नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा छतर छाया। देख लीजिए, ऐसी लिखी जाती है इसकी शुद्ध वर्तनी छतर छाया। और देख लेते हैं कुछ अन्य शब्दों को शुद्ध वर्तनी में। आप बताएंगे चार दीवारी। चार दीवारी शब्द सही लिखा है? चार दीवारी। चार दीवारी शब्द का बताएंगे शुद्ध शुद्ध वर्तनी रूप क्या हो जाएगा? चार दीवारी हो गया। चार दीवारी का बताएंगे। प्रदर्शनी का बताएंगे। प्रदर्शनी शब्द सही लिखा है? प्रदर्शनी बताएंगे। दो बल्ले। दो बल्ले शब्द बताएंगे सही लिखा है कि नहीं लिखा है? दो बल्ले हो गया। और बिरहणी शब्द बताएंगे सही लिखा है कि नहीं लिखा है? बिरहणी शब्द बताएंगे सही लिखा है कि नहीं लिखा है? चलिए पहले इतने को देख लेते हैं हम लोग। बात करें, चार दीवारी नहीं होता है। चार दीवारी कोई शब्द नहीं होता, ये गलत है। इसकी शुद्ध वर्तनी होगी चार दीवारी। याद रखेंगे, चार दीवारी। चार दीवारी। चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता है, याद रखना। चार दीवारी होता है, छोटा चा आएगा, चार दीवारी हो जाएगा। प्रदर्शनी कोई शब्द नहीं होता, इसका शब्द होता है प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी लगी हुई है, नहीं प्रदर्शनी मेला, वही मेला में लगती है प्रदर्शनी, वो वाली प्रदर्शनी, ना कि ये प्रदर्शनी, ये भी गलत है। दो बल्ले शब्द कोई नहीं होता है, इसका होता है दो बल्ले। दौर बल्ले, ये शब्द ठीक है, ये वाला गलत है। बिरहणी बताएंगे, बिरहणी भी गलत लिखा हुआ है। बिरहणी शब्द शुद्ध वर्तनी इसकी हो जाएगी बिरहणी। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये चारों गलत थे, इनके देख लीजिए। चार दीवारी को लिखते हैं चार दीवारी, प्रदर्शनी को लिखते हैं प्रदर्शनी, और दोबल्ले को लिखते हैं दोरबल, और बिरहणी को लिखते हैं बिरहिणी। तो अन्य शब्दों को और देख लेते हैं कुछ, जैसे अनुसांगिक। अनुसांगिक की बताएंगे वर्तनी क्या है शुद्ध? अनुसांगिक हो गया एक। एक बताएंगे आप लोग रासायनिक। रासायनिक शब्द सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? और एक आप बताएंगे सामाजिक। सामाजिक शब्द सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? चलिए देखते हैं। अनुसंगिक की बात करें तो ये शब्द गलत लिखा हुआ है। अनुसंगिक की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? अनुसांगिक ये होती है अनुसांगिक। सापे आगे मात्रा नहीं आएगी, अनुसांगिक ये ठीक है और ये गलत है। रासायनिक की बात करें तो ये भी रासायनिक शब्द भी गलत लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी रासायनिक। क्या हो जाएगा? रासायनिक। रासायनिक वृद्ध हो जाएगी रापे। सामाजिक की बात करें, इसमें भी वृद्ध हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी सामाजिक। सामाजिक शब्द ये ठीक है। इसमें रसायन, रसायन में एक प्रत्यय लगा हुआ है। रसायन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इक। जब एक प्रत्यय लगता है तो वो शुरुआत वाले शब्द को दीर्घ कर देता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे इसमें सामाजिक में, समाज में एक प्रत्यय लगा है तो ये भी पहले वाले शब्द को, अक्षर को दीर्घ कर देगा, समाज को बड़ा बना देगा, सामाजिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ये कुछ शब्द वर्तनी आपको बताई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या है? सगोश वर्ड पूछा गया कौन सा है इसमें? सगोश वर्ड कौन सा है? पा है, था है, बा है या सा है? अब बात करते हैं सगोश। सगोश और अघोष क्या होते हैं? सगोश की बात करते हैं, प्रत्येक स्पष्ट व्यंजन के तीसरा वर्ड, पांचवा वर्ड और चौथा वर्ड, ये होते हैं सगोश। इसके अतिरिक्त सभी स्वर आएंगे। सभी स्वर, इसमें 10 स्वर आएंगे, एक ऋषि को छोड़ देंगे। ऋषि को छोड़ देंगे, सभी स्वर में से 11 स्वर होते हैं, उनमें से एक ऋषि को छोड़ देंगे, 10 स्वर आएंगे इसमें। और अंतस्थ आएंगे, प्लस अंतस्थ जितने भी होते हैं, अंतस्थ आएंगे और प्लस हा। अंतस्थ मतलब या रा ला,
ला और वा, और इसके अतिरिक्त हा। तो सघोष की बात करें, प्रत्येक स्पष्ट व्यंजन के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड और सभी स्वर आते हैं इसमें। और अंतस्थ प्लस हा, अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? 4 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा। और सघोष में क्या होता है? इसका वर्ड उच्चारण करने पर क्या होता है? वर्ड उच्चारण करने पर, जब इसका उच्चारण करेंगे सघोष, सघोष का अगर वर्ड उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, तो इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं सघोष। अब बात करते हैं, इसमें देख लेते हैं तीसरे, चौथे, पांचवें पर कौन है। पा और फा, ये तो पहले पे आ गया, तो ये होने से ये नहीं होगा। ता और था, ये दूसरे पे, ये भी नहीं होगा। सघोष कौन से होते? तीसरा, चौथा, पांचवा। पा, फा, वा, यानी कि ये आ रहा है, वा आ रहा है तीसरे पे, तो यही हो जाएगा आंसर। ये भी नहीं होगा। किसमें सभी शब्दों में भाववाचक संज्ञा है? इसमें पूछा गया किसमें सभी शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा की बात करें हम लोग, संज्ञा की संज्ञा की बात करें, कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी होती है 5 प्रकार की? एक भाववाचक हो गई, एक जातिवाचक हो गई, एक व्यक्तिवाचक हो गई, और एक समूहवाचक हो गई, और एक होगी कौन सी? द्रव्यवाचक। तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी होती है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। अगर पूछे अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए तो आप लोग 5 टिक करेंगे। अगर पूछे मूल रूप से संज्ञा के भेद बताइए तो आप लोग 2 बताएंगे। अगर मूल रूप से पूछ रहा है तो 2, अगर अर्थ के अनुसार पूछ रहा है तो 5 बताएंगे। अब चलिए भाववाचक संज्ञा की बात करें, कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो जितने भी इमोशन, हमारे इमोशन होते हैं, जो इमोशन, जितने भी इमोशन और जितनी भी आदर्श आदर्श वस्तुएं हैं, आदर्श चीजें होती हैं, आदर्श चीजें होती हैं, वो सब होती हैं कौन सी? भाववाचक संज्ञा। तो बात करें, इसमें देख लेते हैं ऑप्शनों में। अमीरी, अमीरी की बात करें, अमीरी कौन सी होगी? अमीर लोग, यानी कि एक पूरी जाति को दिखा रहा है, तो ये जातिवाचक होगी। गरीब लोग, ये भी जातिवाचक हो गई। समूह, ये तो समूहवाचक हो गई, समूहवाचक हो गई। मिठास, अगर मिठाई होती तो जातवाचक हो जाती। मिठास, मिठास आपने देखी है क्या? नहीं, ये भी अदृश्य है, तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो पूछा गया सभी में किसमें, सब में किसमें भाववाचक, चारों में किसमें भाववाचक संज्ञा होना चाहिए, तो इसमें तो रहने नहीं, ये तो गलत हो गया। अब बात करें जवानी, जवानी एक, जवानी की बात करें, ये भी एक एज की स्टेट है एज की, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अदृश्य है। खटास, खटास आपने देखी है? ये भी नहीं देखी, ये भाववाचक संज्ञा होगी। पुस्तक की बात करें, पुस्तक तो बहुत सारी हो सकती है, ये व्यक्ति क्या बोलते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। पुस्तक की बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा होगी पुस्तक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होगी। गंगा, गंगा तो एक अकेली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, रसीला, रसीला की बात करें तो ये भाववाचक हो गया, रसीला। आपने, ये अदृश्य है, घबराहट, ये भी एक अदृश्य भाववाचक संज्ञा होगी, ये भी। बात करें बुढ़ापा, बुढ़ापा एक एज की स्टेट है, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। उन्नति, उन्नति भी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये तीनों चारों ये भाववाचक संज्ञा हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं 4 में क्या है। 4 में क्या? धैर्य, धैर्य एक भाववाचक संज्ञा हो गई। चालाकी भी भाववाचक संज्ञा हो गई। उदासी भी भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन सूर्य, सूर्य को क्या बोलेंगे हम? सूर्य को बोलेंगे हम, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? बात करें प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, क्या होते हैं? 2 होते हैं ये, एक होता है अप्राणीवाचक और एक होता है प्राणीवाचक। प्राणीवाचक, अब बात करें प्राणीवाचक में क्या होता है। प्राणीवाचक में होता है जहाँ पर व्यक्ति के बारे में बताए, क्या प्राणीवाचक में क्या होता है? व्यक्ति के बारे में जहाँ पे बताया जाए, व्यक्ति के बारे में, वो प्राणीवाचक होता है, व्यक्ति के बारे में। और अप्राणीवाचक में क्या होता है? जहाँ पे वस्तुओं के बारे में बताया जाए, वस्तुओं के बारे में, वस्तु के बारे में, जहाँ पे वस्तु के बारे में बताया जाए, जहाँ पे वस्तु के बारे में बताया जाता है, वो अप्राणीवाचक होता है सर्वनाम। अगर व्यक्ति के बारे में बचाए तो होता है वो प्राणीवाचक। तो याद रखेंगे। अब इनसे देख लेते हैं ऑप्शनों में क्या जवाब मिल रहा है। बात करते हैं किसकी, किस, किसकी बात करें, इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। किस व्यक्ति से पूछकर आप वहां गए? किस व्यक्ति से पूछकर, से पूछकर
आप वहां गए, तो ये व्यक्ति के बारे में बता रहा है। किस, कोई, कोई की बात करें, कोई आया है, मतलब कोई आया, पुरुष व्यक्तिवाचक की ओर इशारा कर रहे हैं, कोई आया है, ये भी व्यक्तिवाचक की ओर इशारा कर रहा है। जैसे कौन, कौन की बात करें, कौन आया है, कौन, कौन आया है, ये भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, ये भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। पहला भी व्यक्ति के बारे में, दूसरा भी व्यक्ति के बारे में, तीसरा भी व्यक्ति के बारे में। अब बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, देख लेते हैं। क्या वस्तु, ये वस्तु के बारे में बताएगा। क्या, क्या खाया, क्या खाया, क्या लाई, क्या लाई, तो ये वस्तु के बारे में बता रहा है। क्या वस्तु के बारे में बताता है और ये तीनों व्यक्ति के बारे में बताता है, तो ये अप्राणीवाचक हो गए क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या। बात करें सर्वनाम की, सर्वनाम की पूछे भेद कितने होते हैं, तो आप लोग बताएंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया कौन सा शब्द एक विशेषण नहीं है। इसमें पूछा गया निम्न में से एक, एक विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा इसमें विशेषण नहीं है, तो आप बताएंगे कौन सा नहीं है। वरदान नहीं है, वरद नहीं है, वरदायक नहीं है, या वर्णीय नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें विशेषण और विशेषण क्या होते हैं, विशेष और विशेषण क्या होते हैं। विशेषण वो होता है जो विशेष की विशेषता बताए, इसकी विशेषता बताता है। जैसे अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, तो इसमें व्यक्ति क्या हो गया, व्यक्ति हो गया विशेष, और ये क्या होगा, अच्छा क्या हो गया, विशेषण। तो हम अच्छा लगा के देख लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं अच्छा, अच्छा वरदान, देख लीजिए अच्छा वरदान, अच्छा वरदान, तो वरदान क्या हो गया, वरदान विशेष हो गया, वरदान क्या हो गया, विशेष। बरद, बरद की बात करें तो इसमें लगाएंगे हम, जब विशेषण चेक करते हैं तो हम लगाएंगे इसके बाद व्यक्ति, तो बरद व्यक्ति, बरद व्यक्ति। अब बात करें बरद की क्या होती है, ऐसा व्यक्ति, बरद किसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे, ऐसा व्यक्ति जिसे, सॉरी, ऐसा व्यक्ति जिसे वरदान प्राप्त हो, वरदान प्राप्त हो, उसको बोलते हैं वरद। ऐसा व्यक्ति जिसे वरदान प्राप्त हो, तो हो गया वरद व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति क्या हो गया, व्यक्ति इसमें विशेष हो गया, वरद क्या हो गया, विशेषण, तो ये भी विशेषण हो गया। वरदायक, वरदायक मतलब वर देने वाला, वरदायक किसे बोलते हैं, वर देने वाला, वर, वरदायक व्यक्ति यानी वर देने वाला व्यक्ति, ये भी विशेषण हो गया। वर्णीय की बात करें, वर्णीय का मतलब होता है पूज्य, पूज्य व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति या पूजनीय व्यक्ति, तो हो गया वर्ण व्यक्ति, यानी कि पूज्य क्या हो गया, पूज्य विशेषण क्या बोलते हैं, पूज्य हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष, वर्ण व्यक्ति लगाएंगे हम, वर्ण व्यक्ति। तो देख लीजिए ये भी विशेषण हो गया, ये भी विशेषण हो गया, ये भी विशेषण हो गया, ये वरदान विशेष है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 5वें का ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 की बात करें, कौन सा पद विकृत नहीं होता है। इसमें पूछा गया कौन सा पद विकृत नहीं होता, संज्ञा नहीं होता है विकृत, अव्यय नहीं होता है, विशेषण नहीं होता है, क्रिया नहीं होता है। तो बात करते हैं विकृत मतलब जो बदलता नहीं है। बात करें जैसे संज्ञा, संज्ञा की बात करें, जैसे हमने लड़का ले लिया, अगर इसका हम रूप परिवर्तित करते हैं तो हो जाएगा लड़की, तो ये तो हो गया, तो ये तो हो गया परिवर्तित, तो इस ये आंसर होने को रहा। विशेषण की बात करें जैसे अच्छा विशेषण है, तो इसका परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा अच्छी, ये भी विकृत, ये भी चेंज हो गया। क्रिया की बात करें जैसे रहा ले लिया हमने, इसका चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा रही, देखिए ये भी चेंज हो गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अव्यय, अव्यय कभी चेंज नहीं होता, अव्यय विकृति नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं किसी भी शब्द में, किसी भी एक क्वेश्चन बताएंगे, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में विकार कितने आधार से आएगा। आप बताएंगे किसी भी शब्द में विकार कितने आधार से आएगा, बताएंगे किसी भी शब्द में विकार कितने आधार से आएगा, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से, 6 प्रकार से। बताएंगे किसी भी शब्द में विकार कितने आधार से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा, या 6 से आएगा। तो बात करें किसी भी शब्द में विकार कितने प्रकार से आएगा, 4 प्रकार से आएगा। कौन कौन से 4 प्रकार हो गए, एक लिंग हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, काल हो गया और कारक।
तो याद रखेंगे किसी भी शब्द में विकार कितने आधार से आएगा, तो कितने आधार से आएगा, 4 आधार से। कौन से, लिंग के आधार पे आ जाएगा, वचन के आधार पे आ जाएगा, काल के आधार पे आएगा, कारक के आधार पे आएगा। और बात करते हैं कौन कौन से विकारी होते हैं, विकारी बताएंगे। विकारी, विकारी कौन कौन होता है, विकारी कौन कौन से होते हैं, कौन कौन विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, यहाँ लिख दें विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, होते हैं, ये विकारी शब्द कितने होते हैं। तो इसका आंसर है 4। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया विकारी, सर्वनाम, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया विकारी, विशेषण हो गया विकारी, और एक क्रिया हो गया विकारी। तो विकारी अगर पूछे विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, और विशेषण हो गया, और क्रिया हो गया। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया किसमें सभी शब्दों में तद्भव है। इसमें पूछा गया किसमें तद्भव, तद्भव किसमें है। ऑप्शन नंबर 1 में आग, जीव, घर। ऑप्शन नंबर बी पत्र, फूल, हाथी। ऑप्शन नंबर 3 बरखा, रात या सत। ऑप्शन नंबर 4 उच्च, दुर्बल या पुष्प। अब बात करें तद्भव, मतलब तद्भव, तत् धन भव, किसके जैसे, तद्भव को बोलते हैं। एक होता है तद्भव, एक होता है तत्सम, एक होता है तत्सम। तत् मत तत्, इसका अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा तत्दम सम। मतलब तत् माने जैसा, किसके जैसा, संस्कृत के जैसा, संस्कृत के जैसा। तत्सम मतलब होते हैं संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव मतलब हिंदी के शब्द, तद्भव मतलब हिंदी के शब्द बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं हिंदी के शब्द, हिंदी के शब्द। अब देख लेते हैं इसमें। बात करें आग, आग, आग का क्या होता है तत्सम, अग्नि होता है। जीव का तत्सम क्या होता है, जीव का तत्सम बताएंगे जिव्या, क्या होता है जिव्या, जिव्या, जीव का क्या होता है जिव्या। घर का क्या होता है तत्सम, घर का होता है गृह। तो यानी कि ये तीनों क्या है, तद्भव है, ये तीनों तद्भव है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करें अन्य ऑप्शनों की, देख लेते हैं। पत्र, पत्र की बात करें, इसका अगर हम तद्भव तद्भव करते हैं तो हो जाएगा पत्ता। फूल का बात करें, फूल की बात करें तो इसका हो जाएगा पुष्प तत्सम। हाथी का बात करें, हाथी का बात करें तत्सम क्या हो जाएगा, हस्ती, हाथी का हो जाएगा हस्ती। बरखा की बात करें, इसका क्या हो जाएगा, बरखा का हो जाएगा वर्षा। रात का क्या हो जाएगा, रात्रि, रात का हो जाएगा रात्रि। सत्य का हो जाएगा सत। तो पत्र का पत्ता, फूल का पुष्प, हाथी का हस्ती, बरखा का वर्षा, रात का रात्रि, सत्य का सत्य हो जाएगा। अब बात करें उच्च का, उच्च का क्या हो जाएगा, उच्च की बात करें इसका हो जाएगा ऊंचा, ऊंचा हो जाएगा तद्भव। दुर्बल का हो जाएगा दुबला, दुर्बल का दुबला हो जाएगा। पुष्प, पुष्प का क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा तद्भव। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा A7 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया निम्न में एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है। इसमें पूछा गया अशुद्ध युग्म छाटिए कौन सा। ऑप्शन नंबर 1 सौदागर, सौदागर क्या फारसी भाषा का शब्द है। समन, समन की बात करें कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अलवारी की बात करें कि यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किताब की बात करें कि ये अरबी भाषा का शब्द है। तो बात करें सौदागर, सौदागर अरबी फारसी भाषा का शब्द है, एकदम ठीक है। फारसी भाषा के और कौन से हो गए, जैसे तमाशा, तमाशा भी फारसी भाषा का शब्द हो गया। तनख्वाह, तनख्वाह सैलरी जिसे बोलते हैं, तनख्वाह भी हो गया, फारसी भाषा का शब्द हो गया। अफसोस, अफसोस भी फारसी भाषा का शब्द है, अफसोस। गिरफ्तार, गिरफ्तार भी फारसी भाषा का शब्द है। दीवार भी फारसी भाषा का शब्द है। दुकान, दुकान भी फारसी भाषा का शब्द है। तो फारसी भाषा के कौन से हो गए, तमाशा हो गया, तनख्वाह हो गया, अफसोस हो गया, गिरफ्तार हो गया, दुकान हो गया, दीवार हो गया। अगला देखते हैं समन, समन की बात करें ये क्या अंग्रेजी भाषा का शब्द है, एकदम ठीक है, ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। समन का मतलब होता है बुलावा, कोर्ट का बुलावा। समन का मतलब होता है, समन का अर्थ होता है, समन का अर्थ होता है कोर्ट का बुलावा, कोर्ट का बुलावा। आपने सुना होगा कोर्ट ने उसको समन भेजा, मतलब वही होता है कोर्ट ने उसको बुलाया। तो समन भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। बात करते हैं अलवारी, अलवारी किसका शब्द है, अलवारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हाँ, अलवारी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के कौन कौन से शब्द होते हैं, और जैसे हो गया गमला, गमला भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, गमला हो गया। गोदाम, गोदाम भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, गोदाम हो गया। आलपिन, आलपिन भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गमला, गोदाम, आलपिन। अदा, अदा क्या बोलते हैं, आलू, आलू भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पपीता, पपीता भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पपीता हो गया। चाबी, चाबी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है।
पतलून, पतलून भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो पुर्तगाली के कौन से हो गए? अलमारी हो गया, गमला हो गया, गोदाम हो गया, आलपिन हो गया, पतलून हो गया, पपीता हो गया, आलू हो गया, चाबी। ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। बात करें किताब की, किताब किसका शब्द है? किताब बात करें ये फारसी भाषा का शब्द है, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। तो फारसी भाषा के और कौन से हो गए? अदालत, अदालत भी फारसी भाषा का शब्द हो गया। और हवालात, हवालात, हवालात भी फारसी अरबी भाषा का शब्द हो गया। और कौन सा हो गया? लफ्ज, लफ्ज जो सब हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं लफ्ज। और लिफाफा, एक और लिख लेंगे लिफाफा। तो कौन कौन से हो गए अरबी भाषा के शब्द? लिफाफा हो गया, किताब हो गया, लफ्ज हो गया, अदालत हो गया, हवालात हो गया। तो ये चारों ठीक है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, याद रखेंगे। इसका आंसर एक एक ऑप्शन नेट कर लेंगे, पांचवा सभी सही है। क्या लिख लेंगे? सभी सही है। ये तो चारों सही है ये, इसका आंसर लगा लेंगे हम। नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया अवनत, अवनत शब्द में पूछा गया उपसर्ग क्या है? नथ है, आ है, अब है, अवन है। बात करें उपसर्ग क्या बोलते हैं? उपसर्ग कौन सा होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो वाक्य के कोई शब्द दे दिया उसके पहले लगते हैं। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्द से पहले, वे शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं। बात करते हैं इसमें, देख लेते हैं अवनत में मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है इसमें। अवनत, तो इसमें नथ, नथ तो मूल शब्द हो जाएगा, और अब हो जाएगा उपसर्ग। तो आंसर उसका हो जाएगा थर्ड। बात करें अवनत का अर्थ क्या होता है? अवनत का मतलब होता है, इसका विलोम, सॉरी इसका विलोम देखेंगे। अवनत का क्या होता है? विलोम इसका होता है उन्नति करना या तरक्की। इसका मतलब तरक्की होता है उन्नति का। तो याद रखेंगे अवनत का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत या तरक्की करना। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अवनत का मतलब तरक्की ना करना, तरक्की ना करना। तो कुछ और शब्द देख लेते हैं जिसमें उपसर्ग बताएंगे आप लोग। सिद्धि, सिद्धि हो गया। उच्छ्वास, उच्छ्वास। तो इसमें हो जाएगा, इसका करेंगे अगर हम संधि विच्छेद कर लिया करें यहाँ पे अपनी, ऐसा सब उपसर्ग या प्रत्यय निकालना हो गए। सित बन धी, सित धन धी, उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास। तो इसमें सित उपसर्ग हो जाएगा, इसमें उत उपसर्ग हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अध, अध का पूछा गया विलोम क्या होगा? अध शब्द का विलोम क्या होगा? पूर्ण होगा, समाप्त होगा, खत्म होगा, ऊपरी होगा। तो बात करते हैं इसमें। अध का पहले मतलब जान लेते हैं क्या होता है। जैसे आप लोगों ने लिखा होगा अधो वस्त्र, अधो वस्त्र, ये विशेष संधि का एग्जाम्पल है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? अधा, अधा धन वस्त्र। क्या हो जाएगा? अधा धन वस्त्र। तो अधा का मतलब, अधा का मतलब होता है नीचे, नीचे वाला वस्त्र। तो इसका अर्थ ये निकलेगा नीचे जो पहना जाता है वस्त्र। तो मतलब समझ सकते हैं अदा का मतलब अर्थ क्या हो गया? अदा का मतलब हो गया नीचे, नीचे, इसका अर्थ हो गया नीचे। तो अब इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। नीचे, नीचा, इसका हो जाएगा विलोम क्या हो जाएगा? ऊपरी। ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बात करते हैं पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्ण, पूर्ण का विलोम हो जाएगा अपूर्ण। समाप्त का क्या हो जाएगा विलोम? समाप्त का हो जाएगा आरंभ, आरंभ। खत्म क्या हो जाएगा? शुरू, खत्म का विलोम हो जाएगा शुरू। तो याद रखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उत्कंठा, उत्कंठा का पूछा गया समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? उत्कंठा का समानार्थी शब्द बताइए क्या होगा? कौतूहल और कौतुक, हर्ष और प्रमोद। ऑप्शन नंबर 3 उत्सुकता और अभिलाषा। ऑप्शन नंबर 4 विराम और अविलंब। बात करते हैं उत्कंठा की। उत्कंठा का मतलब जान लेते हैं पहले क्या होता है। कुछ जानने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा, कोई चीज जानने की इच्छा, उसे बोलते हैं उत्कंठा। याद रखेंगे, कोई चीज जानने की इच्छा हो रही है उसे बोलते हैं उत्कंठा। अब देख लेते हैं इन शब्दों का अर्थ, देख लेते हैं। ऑप्शन में दे रखा है कौतूहल, कौतूहल का मतलब होता है शोर, और कौतुक का भी मतलब शोर होता है। तो ये भी होने, ये होने से रहा। प्रमोद की बात करते हैं, हर्ष और प्रमोद, ये सब सुख, सुख के बोल सकते हैं ये सब सुख। प्रमोद का मतलब सुख होता है। हर्ष मतलब, हर्ष का मतलब होता है मतलब
बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जाता है, मतलब खुशी। हर्ष बोल सकते हैं खुशी। प्रमोद मतलब सुख। उत्सुकता की बात करते हैं, उत्सुकता की बात करें इसका मतलब होता है अभिलाषा। अरे सॉरी, उत्सुकता और अभिलाषा का मतलब होता है इप्सा। इप्सा मतलब होता है इप्सा। उत्सुकता और अभिलाषा का मतलब होता है इप्सा। इप्सा का मतलब होता है कुछ कोई चीज की प्रबल इच्छा, किसी चीज की प्रबल इच्छा, मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उत्कंठा का भी मतलब होता था कुछ जानने की इच्छा। इप्सा का मतलब होता है तीव्र इच्छा, किसी किसी के बारे में जानने की तीव्र इच्छा होना, उसे बोलते हैं इप्सा। तो उत्कंठा का मतलब यही होता है और इप्सा का भी यही मतलब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करें विराम और विलंब, ये भी नहीं होने को रहा। विराम मतलब होता है पूर्ण विराम, किसी में लगा दो विराम, कोई चीज काम चल रहा है उसमें विराम लगा दो, बंद कर दो, उसका मतलब ये होता है। विलंब मतलब देर होता है। तो ये भी होने से रहा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं। जो व्यक्ति आयु में आपसे बड़ा उसे क्या कहते हैं। पूजनीय बोलते हैं, ज्येष्ठ बोलते हैं, वरिष्ठ बोलते हैं, कनिष्ठ बोलते हैं। पूजनीय मतलब होता है जो पूजने योग्य, पूजने योग, जो पूजने योग्य व्यक्ति उसे बोलते हैं पूजनीय। अब देख लीजिए पूजनीय की वर्तनी ये होती है, इसमें वर्तनी में पूछ लेता है कभी कभी, ऐसे दे देगा पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय ये गलत है, पूजनीय ऐसा लिखा जाता है, देख लेंगे आप लोग। पूजनीय का मतलब होता है पूजने योग। बात करें ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है। ज्येष्ठ मतलब होता है जो आयु में बड़ा हो, आयु में बड़ा हो, आयु में जो बड़ा हो उसे बोलते हैं, आयु में बड़े व्यक्ति को बोलते हैं ज्येष्ठ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वरिष्ठ की बात करें जो पद में बड़ा हो, पद में, जो पद में बड़ा हो, जो पद मतलब रैंक, सीनियर ऑफिसर जैसे हो गए सीनियर ऑफिसर, सीनियर रैंक में सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जो पद में बड़ा होता है उसे बोलते हैं वरिष्ठ। कनिष्ठ मतलब होता है जूनियर, जो पद में छोटा हो, पद में छोटा हो, जो पद में जो छोटा उसे बोलते हैं सीनियर, पद में जो छोटा उसे बोलते हैं सीनियर। वरिष्ठ बोलते हैं पद में जो बड़ा हो, ज्येष्ठ बोलते हैं जो आयु में बड़ा हो, और पूजनीय मतलब पूजने योग्य व्यक्ति। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इनमें से किसमें विसर्ग संधि है। मतैक्य में है, मौसदी में है, तरोच्छाया में है, या वैष्णव में है। तो देख लेते हैं विसर्ग संधि क्या था। रोज का नियम होता था इसमें, जहाँ पे रा के सभी रूप मिल जाए, ओ की ओ मिल जाए, और सा के सभी रूप मिल जाए, वहां पे क्या होता था, विसर्ग संधि होता था। तो देख लीजिए इसमें आ रहा है क्या, ऐसा रा का रूप आ रहा है, नहीं आ रहा इसमें, इसमें भी नहीं आ रहा, ओ नहीं आ रहा, इसमें देखिए आ रहा है सा का आधा रूप आ रहा है ना, सा के सभी रूप जहाँ पे मिल जाए वहां पे विसर्ग संधि होती है। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, तरो छाया, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद तरो छाया। तो इसका थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर। बात करें मतैक्य में, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मत धन एक। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी बताएंगे आप लोग। मतैक्य में मौषधि में बात करें, इसका हो जाएगा महाधन औषधि, महाधन औषधि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन औषधि। इन दोनों में कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि हो जाएगी। और इसमें हो जाएगी कौन सी, विसर्ग संधि, जो इसका आंसर होगा। वैष्णवी की बात करें इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वैषम्य की बात करें इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी अयादि संधि, अयादि संधि। इसमें क्या बताया था, अयादि संधि में या और वा से पहले कोई अगर पूरा अक्षर मिल जाए, या और वा से पहले कोई पूरा अक्षर मिल जाए, देखिए मिल रहा है वहां पे अयादि संधि होती है। और देख लीजिए अब की आवाज आ रही है ना, तो अब को किस में चेंज करेंगे, ओ और ऊ में तोड़ते थे, अब को ओ और ऊ में तोड़ते थे। तो इसमें हो जाएगी अयादि संधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में है छोटा डैश डैश जितना अक्कड़ है बड़ा भाई उतना ही डैश डैश है। इसमें पूछा गया सही विकल्प को भरिए, रिक्त स्थान को भरिए। तो ऑप्शन नंबर 1 छोटा भाई जितना अक्कड़ है बड़ा भाई उतना मंथर है। ऑप्शन नंबर बी अगर सेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, छोटा भाई जितना अक्कड़ है बड़ा भाई उतना भद्र है। ऑप्शन नंबर थर्ड छोटा भाई जितना अक्कड़ है बड़ा भाई उतना मंदर है। ऑप्शन नंबर 4 छोटा भाई जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना मंद है। अब बात करते हैं इसमें कौन सा सेट हो जाएगा, भाई तो आएगा, छोटा भाई, भाई तो सब में दे रखा है, भाई तो सब में दे रखता है। बात करें मंत्र, मंत्र का अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। मंत्र का मतलब होता है धीमा। तो इसमें देख लीजिए अर्थ निकल रहा है, छोटा भाई जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना मंथर है, अंतिम बड़ा भाई उतना धीमा है। तो ये तो अर्थ निकलेगा नहीं। बात करें ऑप्शन नंबर 2 में, छोटा भाई जितना
अक्खड़ है बड़ा भाई उतना भद्र, भद्र मतलब होता है सब व्यक्ति, सभ्य, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे स्वभाव, जिसका अच्छा स्वभाव उसे बोलते हैं सब। और अक्खड़ मतलब जिसका स्वभाव बेकार हो, बुरा हो, उसे बोलते हैं अक्खड़। तो मतलब एक विलोम आ रहे हैं, इसमें विलोम आते हैं यहाँ पे, जैसे अक्खड़ हो गया जब यहाँ पे बुरा स्वभाव हो गया, तो यहाँ पे आना चाहिए अच्छा स्वभाव, तो इसका आंसर यही हो जाएगा भद्र। याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा भद्र। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, हिंदी ना जाने फारसी, हिंदी ना जाने फारसी लाल, लाल जी की डैश डैश सही विकल्प का चयन कीजिए और इस लोकोक्ति को पूरा करें। इसमें पूछना चाहता है, इस लोकोक्ति को पूरा कीजिए, हिंदी ना जाने फारसी लाल जी की डैश डैश आलसी, लाल जी की दुलासी, ऑप्शन नंबर 3 लाल जी की बनारसी, ऑप्शन नंबर 4 लाल जी की मसालची। इसमें बताएंगे, इस लोकोक्ति का अर्थ भी बताएंगे, उसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन फिट हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा लाल जी की बनारसी, हिंदी ना जाने फारसी, हिंदी ना जाने फारसी लाल जी की बनारसी। तो इसका मतलब ये होता है, हिंदी ना जाने फारसी लाल जी की बनारसी, इसका मतलब होता है गुड़, गुणहीन होकर भी, गुणहीन होकर भी गुड़ी होने का दिखावा करना। तो इस लोकोक्ति का अर्थ यही होता है, हिंदी ना जाने फारसी लाल जी की बनारसी, इसका मतलब होता है गुड़ तो है नहीं फिर भी गुड़ होने का दिखावा कर रहा है, गुड़हीन व्यक्ति और गुड़ होने का दावा करता है, इसका मतलब यही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना आपको हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लास से यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। से पूछा जाता है हिंदी भाषा के अंदर कितने राज्य आते हैं और इनमें से कौन सा नहीं। बात करें हिंदी भाषा के अंदर कितने आते हैं, 9, 9 आते हैं इसमें, 9 राज्य और यूटी आती है इसमें, 8 राज्य और 1 यूटी आती है इसमें, जो दिल्ली है इसमें। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, ये भी बिहार में भी हिंदी भाषा आता है, झारखंड में भी आता है। बात करें महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है, मराठी, मराठी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 17 देखते हैं, इसमें पूछा गया विराट, विराट का बताइए विलोम शब्द क्या हो जाएगा विराट का। विराट का मतलब होता है बड़ा, बड़ा, बड़ा या विशाल, इसको विराट को ये भी बोल सकते हैं बड़ा या विशाल। इसका विलोम पूछा गया, तो ये तो पर्यायवाची हो गया, विस्तृत भी पर्यायवाची हो गया, इनमें से कोई ये भी दो आंसर होने को रहा। क्षुद्र मतलब होता है छोटा, क्षुद्र मतलब होता है छोटा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का ए। बात करते हैं कुछ शब्दों की, विलोम शब्दों की बताएंगे आप। अर्हता मतलब योग्यता जिसे बोलते हैं, कितनी आपकी अर्हता है पढ़ाई लिखाई। अनुक्रिया, अनुक्रिया का बताएंगे आप लोग विलोम शब्द। अनुक्रिया हो गया आनंदमय, आनंदमय का बताएंगे आप लोग विलोम शब्द। ईड़ा, ईड़ा का बताएंगे आप लोग विलोम शब्द, ईड़ा, ईड़ा हो गया। उज्ज्वल का बताएंगे आप लोग विलोम शब्द, उज्ज्वल, उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या होगा, तो देख लेते हैं इनको एक बार। अहर्ता का हो जाएगा अनहर्ता, अनहर्ता। अनुक्रिया का हो जाएगा प्रतिक्रिया, जैसे अनुकूल का प्रतिकूल होता है इसी प्रकार अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। आनंदमय का हो जाएगा विषादपूर्ण। ईड़ा का हो जाएगा निंदा, निंदा करना या बुराई करना। ईड़ा मतलब किसी की तारीफ करना, और इसका विलोम हो जाएगा निंदा। उज्ज्वल की बात करें, इसका हो जाएगा धूमिल विलोम शब्द। तो 17 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 18 नंबर। इसमें पूछा गया स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, आशीष है स्त्रीलिंग, सिंदूर है स्त्रीलिंग, सुअर है या रबर है। तो देख लेते हैं स्त्रीलिंग में क्या बताया था। अच्छा अच्छी लगा के देख लेंगे आप लोग, या मेरा मेरी लगा के देख लेंगे, या रहा है रही लगा के देख लेंगे। तो हम लोग अच्छा अच्छी लगाएं, या रहा रही लगाएं, या मेरा मेरी लगाएं। तो या इसको वाक्य में प्रयोग करके लगा देख लेते हैं। जैसे इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आशीष प्राप्त किया, उन्होंने उनको आशीष दिया, उसको बोलते हैं सिंदूर, सिंदूर लगाया, सिंदूर लगाया। सुअर आया, रबड़ घिस गई। तो देख लीजिए ये पुल्लिंग हो गया, ये भी पुल्लिंग, प्राप्त किया ये पुल्लिंग आ रहा है, सिंदूर लगाया ये भी पुल्लिंग हो गया, सुअर भी पुल्लिंग हो गया, सुअर आया। तो रबड़ घिस गई ये भी, ये स्त्रीलिंग है।
और अगर अच्छा अच्छी लगा के देखें तो हो जाएगा इसमें अच्छा आशीष, ना कि अच्छी आशीष। अच्छी आशीष नहीं होता, अच्छा आशीष होता है। सिंदूर, अच्छी सिंदूर होगा कि अच्छा सिंदूर, ये हो जाएगा अच्छा सिंदूर, ये भी अच्छा सिंदूर हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग हो गया इससे भी। अच्छी सुअर कि अच्छा सुअर, अच्छा सुअर, ये भी हो जाएगा इसमें पुल्लिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, इसमें पूछा गया तन्मय। तन्मय में पूछा गया कौन सी संधि है। तन्मय अब में आप संधि बचाएंगे कौन सी हो जाएगी, गुण संधि, एड़ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करते हैं संधि की। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर हो गई, व्यंजन हो गई, स्वर व्यंजन और एक विसर्ग। अब बात करें स्वर संधि के कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। तो देख लेंगे, इसमें पूछा गया तन्मय। तन्मय में कौन सी संधि, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तत्धनमय। तत्धनमय यानी कि ये विसर्ग संधि है, सॉरी इसमें होगी व्यंजन संधि। विसर्ग ये आ गया, इसमें होगी व्यंजन संधि, ये आ रहा है तो इसमें हो जाएगी हलंत आ रहा है, इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यंजन संधि। 19 का हो जाएगा व्यंजन संधि। अब बात करते हैं तद्रूप। तद्रूप में बताएंगे कौन सी संधि है और उसका संधि विच्छेद बताएंगे। तद्रूप का हो जाएगा तत्धन रूप। तत्धन रूप, इसमें भी व्यंजन संधि हो जाएगी। गुण संधि की पहचान कर बात करें, ये सिंगल मात्रा जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे ए और ओ की मात्रा मिल जाए, गुण संधि होती है। या एड़ संधि की बात करें, या वाह और रा के पहले आधा अक्षर मिलेगा, वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, एड़ संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि में एक तरफ विसर्ग मिलेगा, आपको रोज का नियम पता ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश डैश रहना चाहिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पूछना है रिक्त स्थान, पूछना चाहता है रिक्त स्थान में क्या आएगा, उद्धत आएगा। प्रत्येक नागरिक को उद्धत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, संबद्ध रहना चाहिए या उद्धत रहना चाहिए। तो इनका अर्थ जान लेते हैं पहले। उद्धत का मतलब होता है दुष्ट, बहुत दुष्ट व्यक्ति। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध की बात करें जैसे प्रबुद्ध भारत, संपन्न भारत, इसका मतलब हुआ रहा। तो इसका आंसर हो गया देश के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संपन्न रहना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 1 फिट करके देखते हैं, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को दुष्ट रहना चाहिए, दुष्ट, ये भी गलत हो गया। उद्धत, उद्धत का बात करें इसका मतलब होता है तैयार, उद्धत का मतलब होता है तैयार। तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देश रक्षा के प्रति प्रत्येक नागरिक। नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में फिर क्या पूछा गया है, देशांतर में पूछा गया कौन सा समास होगा। देशांतर में समास बताइए, कर्मधारय समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा या बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह करके देखेंगे तो क्या गया, देश, देश के बीच दूरी, इसका मतलब ये होता है देशांतर, देश के बीच दूरी। इस क्वेश्चन में अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग इसका आंसर दिया गया। अगर इसका ऐसे करते हैं तो इसमें हो जाएगा के आ रहा है ना, तो इसमें ऐसे हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इसके अनुसार अगर चलेंगे देशांतर में के आ रहा है ना, तत्पुरुष समास। राजस्थान की एक परीक्षा हुई थी उसमें इसको तत्पुरुष समास माना था, लेकिन यूपी की जो परीक्षा हुई थी तो इसमें मान लिया था कर्मधारय समास। क्यों, अगर इसका कर्मधारय समास के अनुसार देखें तो क्या हो जाएगा, अंतर है जो देशों में, देशांतर देशों में, तो इसका क्या हो जाएगा, अंतर है जो देशों में, तो इसको आप लोग कर्मधारय ही मानेंगे। यूपी की परीक्षाओं में हमेशा कर्मधारय इसमें माना गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। याद रखेंगे कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। बात करें कुछ अन्य शब्दों में बताएंगे आप लोग, जैसे कमारी में बताएंगे आप लोग कौन सा समास है, कमारी में समास बताएंगे। पनगिरी में बताएंगे आप लोग समास कौन सा हो जाएगा। बात करते हैं कमारी। कमारी का मतलब होता है, किसको बोलते हैं कमारी, बोलते हैं शिव जी को। पनारी किसको बोलते हैं, गरुड़, गरुड़ को बोलते हैं पनारी। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, इन दोनों में बहुव्रीहि समास। जैसे तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताएंगे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं। तो बताया था, अगर मूल रूप से पूछे तो संज्ञा के कितने भेद बताएंगे आप लोग, 2। अगर अर्थ के अनुसार बताएंगे तो आप लोग बता देंगे 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया कौन सा सम्मात्रिक छंद है। इसमें पूछा गया सम्मात्रिक छंद बताइए। 2 है सम्मात्रिक छंद, 16 है सम्मात्रिक छंद, चौपाई है सम्मात्रिक छंद या बरबे है सम्मात्रिक छंद। तो बात करें इसमें दुआ की बात करें, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 13 11। 16 की बात करें 11 13। बरबे की बात करें इसमें 12 7, प्रत्येक चरण में 12 7।
11 13, दुआ में 16 में 13 11। तो ये तो हो गए अर्ध सम्मात्रिक तीनों। क्या हो गए? अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद हो गए। अब पूछा गया सम्मात्रिक। बात करें चौपाई की, चौपाई में प्रत्येक चरण में कौन कौन कितनी मात्राएं आती हैं? 16। तो ये हो गया सम्मात्रिक छंद। चौपाई हो गया सम्मात्रिक छंद, दुआ हो गया अर्ध सम्मात्रिक, सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक और बरवे भी अर्ध सम्मात्रिक। बरवे में 12 7, दुआ में 13 11 और सोरठा में 11 13। चौपाई में 16 16। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा गया हटवाड़ा। यहाँ पे बाला नहीं होगा, हटवाड़ा होगा, हटवाड़ा। हटवाड़ा में बताइए कौन सा समास है? बहुविधि समास है, द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है। बात करें हटवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। हटवाड़ा का मतलब ही नहीं पता होगा काफी बच्चों को। हटवाड़ा का मतलब होता है 8 दिनों में लगने वाला बाजार। अगर इसका अर्थ जान लेंगे तो आप लोग आंसर निकाल पाएंगे। हटवाड़ा का मतलब होता है 8 दिनों में लगने वाला बाजार। तो 8 आ रहा है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। याद रखें, हटवाड़ा, हटवाड़ा का मतलब होता है 8 दिनों में लगने वाला बाजार। तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। बात करते हैं जैसे भूमिहीन। भूमिहीन में बताएंगे आप लोग कौन सा समास हो जाएगा? भूमिहीन में समास बताएंगे, बनवाली में बताएंगे समास कौन सा हो जाएगा? भूमिहीन और बनवाली में बताएंगे। भूमि से हीन मतलब अलगाव हो रहा है, अलगाव की स्थिति हो रही। भूमि से अलग, से अलग, भूमि से अलग। तो अलगाव की स्थिति कितने में आती थी? तो इसमें हो जाएगा अपादान। कौन सा हो जाएगा? अपादान। भूमिहीन में अपादान हो जाएगा बनमाली, बनी बन का माली, बन का माली। ये संबंध आ रहा है तो इसमें हो जाएगा संबंध, सॉरी इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। और एक एक में और बता देंगे आप लोग, बताएंगे कनफटा। कनकटा तो आपने सुना होगा, कनफटा में बताएंगे कौन सा समास है। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। अभी जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था ये लेटेस्ट। कनफटा में बताएंगे आप लोग कौन सा समास है। कनफटा में बहुविधि समास है, याद रखेंगे। कनफटा में बहुविधि समास है, मतलब इसका अर्थ होता है कान है फटे हुए जिसके, कान है फटे हुए जिसके। कनफटा उसका मतलब होता है कान है फटे हुए जिसके, यानी कि विशेष संप्रदाय की ओर इशारा करता है। विशेष संप्रदाय की ओर इशारा कर रहा है। विशेष विशेष संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की ओर इशारा कर रहा है। ये विशेष संप्रदाय यानी कि तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। विशेष संप्रदाय में कौन सा? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में क्या होता है? कान हैं फटे हुए जिसके, हुए नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। याद रखेंगे कनफटा में बहुब्रीहि समास। अगला देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी रचना अमृतलाल नागर की नहीं है? इसमें पूछा है अमृतलाल नागर की कौन सी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मानस का हंस, बूंद और समुद्र ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी अमृत और विष, ऑप्शन नंबर 3 चित्रलेखा। तो मानस का अंश भी हो जाएगी अमृतलाल नागर की, और बूंद और समुद्र भी अमृतलाल नागर की हो जाएगी, अमृत और विष अमृतलाल नागर की हो जाएंगी। तो ये तीनों हो गई अमृतलाल नागर की। और एक और इनकी याद रखेंगे, कौन कौन सी? मानस का हंस, समुद्र, बूंद और समुद्र, और अमृत और विष। और एक इसमें याद रखेंगे खंजन नयन, इंपॉर्टेंट है ये खंजन नयन। खंजन नयन भी अमृतलाल नागर की है। बात करें चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी है? चित्रलेखा बताएंगे आप लोग। चित्रलेखा हो गया भूले बिसरे, भूले बिसरे, भूले बिसरे चित्र। चित्रलेखा हो गया भूले बिसरे चित्र, हो गया पतन। ये तीनों रचना किसकी होंगी? चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र। ये होगी भगवती चरण वर्मा। किसकी होगी? भगवती चरण वर्मा। इंपॉर्टेंट है भगवती, भगवती चरण वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चित्रलेखा किसकी होगी? चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और पतन भगवती चरण वर्मा की। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे ग्रोव चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी आपका प्रैक्टिस सेट हिंदी का ग्रोव क्लास यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं आज के लिए, बस इतना। जय हिंद, थैंक यू।